और ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर लाइव नाउ। Welcome back, everyone. Can you hear me? आ गए सब लोग? नाश्ता करके चाय पानी पी के सब लोग वापस आ गए? श्लोक पांडे यस, तान्या, सरवन, सरफराज सब लोग आ गए वापस? सब लोग रेडी हैं? तैयार हो? डाइट लेके सर सब वापस आ गए डाइट लेके। कोई ग्लूकॉन डी पी के, कोई कॉफी पी के, कोई चाय पी के, कोई पराठे खा के, कोई नहा के। एवरीवन इज बैक, एवरीवन इज बैक। हर्षित वर्मा यस, हिमांशु पंडित, अंशिका। कुछ लोग शायद उसी चैनल पे वेट कर रहे हैं पुराने लिंक पे, मुझे लगता है, तो उनको भी इन्फॉर्म कर दो अगर कोई फ्रेंड है आपका। अच्छा, कुछ नहीं करके आया, कुछ तो करके आया था, क्वेश्चन ही करके आया था 2। बेटा ऐसे टाइम मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था ओरिएंटेशन में कि जब हम तैयारी करते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जब मुझे 2 घंटे मिलेंगे तो मैं बैठ के फिजिक्स पढ़ूंगा। तो 2 घंटे में नहीं, जब 15 मिनट मिलेंगे तब भी पढ़ सकते हो, एक आधा क्वेश्चन कर सकते हो। 15-15 मिनट का यूज करना है बेटा, बूंद बूंद से समुद्र भरेगा। ठीक है, तो या तो रिफ्रेश हो जाओ, नहा के आगे देखो कुछ अच्छा हंस रहे हैं। हाँ तो नहा भी हो सकते हो, नहाते नहीं हो क्या? ठंड में नहाना नहीं है? नहाना भी तो जरूरी है। बायो वाले स्टूडेंट हो, वैसे भी कोई तो फायदा होगा नहा के, मालूम होगा आप लोगों को तो क्या फायदा होता है। डिफरेंशिएशन करा है किसी ने? ओके गुड, ओके ओके, तो रेडी है सब लोग? अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैंने क्विज का आपको बताया था, हम लोग 9:15 से जो आते हैं क्विज में 12th क्लास की, अगर आप लोग चाहें तो एक 9th क्लास की भी हो रही है मोशन की क्विज, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं। एंड वो क्विज आपकी है 5:30 बजे से। तो अगर जिसको टाइम है, मैं ये नहीं बोला सब लोग सब में आओ, जिसको जहां टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा फ्री लग रहा है, उसे फ्री हूं तो 5:30 बजे भी आ सकता है वो। उसमें हम लोग जो है, कल हमने किया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आज हम लोग जो है थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास है क्योंकि। लेकिन किस बच्चों को अगर लगता है कंसेप्ट वीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने हैं क्लास से पहले, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा अगर ब्रश अप करना है तो वो भी आ सकता है 5:30 बजे। और 9:15 बजे फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। तो 5:30 पे मोशन, 9:15 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे आ जाएगा। थंबनेल भी बना होगा वहां पे, आप थंबनेल से भी देख सकते हैं क्या क्या टाइमिंग है, तो वहां भी आ सकते हैं। स्टूडेंट तो मॉर्निंग में ही नहा लेता है। अरे यार मेरे स्टूडेंट कैसे कैसे स्टूडेंट है ना, जब ऑफलाइन में आते थे ना तो नहाते ही नहीं थे, कई तो कहते थे सर मैं तो नहाए नहीं 2 दिन से, पता नहीं मजाक करते थे मेरे साथ या क्या करते थे, तो नहाते नहीं थे कई तो। देखो इन सब चीजों का भी वो है, जैसे आपको कोई लग रहा है नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मान लो ये समथिंग है, तो उसमें भी ये रोल होता है कि नहाने का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब नहाते हो ना रेगुलरली तो नेगेटिव फीलिंग थोड़ा कम आती है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि जब नहाने में मैंने थोड़ा सा लग रहा है तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो प्रॉपरली नहाए। एक और चीज आपको बता दूं, अंदर की बात, एक अंदर की बात ये भी है कि एक सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, मान लो नहीं भी नहाए, सपोज आप नहीं नहाए, सपोज है ना, लेकिन अगर आप मान लो रात को कुछ कपड़े पहन के सो रहे हो, रात को कुछ कपड़े पहन के सो गए, तो सुबह जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो कपड़े चेंज कर लो, अपने कपड़े अलग रखो, वाले जो पढ़ाई वाले हैं। जिन कपड़ों से आप सोए उन्हीं से अगर आपने पढ़ाई शुरू करी तो सुस्ती आएगी, फिर दिन भर सुस्ती आएगी। तो अपने कपड़े अलग रखो, सोने के अलग रखो और पढ़ाई करने के अलग रखो, या फिर नहा लो, तो तब जाके वो आपका रेगुलर रहेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये भी काफी हेल्पफुल रहती हैं बच्चों के साथ, तो ये ध्यान रखेंगे सब बच्चे। हाँ देखो लिख रहा है कोई लेजी स्टूडेंट नहीं नहाता।
कह रहे आपने भी नीट का एग्जाम दिया था? नहीं बेटा, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, तो मैंने जेई दिया था। जेई दिया था, नीट नहीं दिया था। जेई में मेरी रैंक कुछ आई थी उस समय, 4000 के आसपास आई थी, और एक बार 2000 आई थी एडवांस में। तो जेई दिया था बेटा मैं। नीट, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैं आपको बताया था पहली क्लास में भी, आई एम फ्रॉम DTU, DCE बोलते थे पहले, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैं वहां से पास आउट हूं। तो मैंने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन मैंने कई अपने फ्रेंड्स को जरूर नीट पढ़ाया है फिजिक्स, और उसके बाद अपने स्टूडेंट को जरूर पढ़ाया है। ओके, मैंने नीट नहीं दिया बेटा, नीट नहीं दिया, जेई दिया था। तो जेई में आई हैड अ गुड स्कोर इन फिजिक्स। फिजिक्स मेरा हमेशा बेटर रहता था, हमेशा अच्छा रहा है फिजिक्स। तो आई ऑलवेज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन दैट। ओके, तो एग्जैक्ट स्कोर तो मुझे भी याद नहीं, बहुत पहले की बात हो गई। मैंने दिया था 2002 और 3 में। 2002 और 3 में 12th में था, ड्रॉप पीरियड मैंने लिया था, उसके बाद मैंने दिया था। तो बहुत पुरानी बात हो गई, 18 साल हो गए लगभग। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्कोर, बट इट वाज वेरी गुड आई थिंक, क्योंकि मेरी परसेंटाइल काफी अच्छी थी उस समय फिजिक्स में। तो इट वाज ऑब्वियसली वेरी गुड स्कोर। उस समय बहुत सारे एग्जाम होते थे, स्कोर याद नहीं आता था। उस समय सारे एग्जाम अलग अलग होते थे, DTU का अलग, कुरुक्षेत्र का अलग, है ना, हरियाणा का अलग, यहाँ का अलग, मुंबई का अलग होता था, उसका क्या बोलते हैं, पुणे का अलग होता था। बहुत सारे एग्जाम होते थे उस समय। तो अब तो जेई एक हो गया, है ना, अब तो एग्जाम कम हो गए। आपका भी जैसे मेडिकल थे तो बहुत सारे एग्जाम होते थे उस टाइम पे। मेरा फ्रेंड जो तैयारी कर रहा था, ही वाज गिविंग जिपमर एंड AFMC अलग से देना पड़ता था, एम्स आपको अलग से देना, एम्स तो भी ऐड हुआ है खैर, वो भी आपको उस समय अलग से देना पड़ता था। फिर स्टेट एग्जाम सारे होते थे, सारे PMT, मध्य प्रदेश PMT, राजस्थान PMT, हरियाणा PMT, कई सारे PMT होते थे उस समय। तो बहुत सारा मैशअप था। अब लेकिन एग्जाम आपके फिक्स हो गए, सरकार ने बहुत अच्छा किया। 2 एग्जाम है बस, एक आपको जेई करना है इंजीनियरिंग वालों को, और मेडिकल वालों को तो नीट करना है, बस कुछ करना ही नहीं है। और तो इट्स वेरी गुड बेटा, तो इट्स वेरी गुड। ओके, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया थी। जब मेरे को एग्जाम ध्यान है, उस समय हमारे पे क्वेश्चन जाते थे मेरे ख्याल से, एक साल जब पे क्वेश्चन आए थे IIT में की बात मैं बता रहा हूं आपको, इट वाज समवेयर जे स्क्रीनिंग था उस समय। तो उसमें कुछ 75 क्वेश्चन थे, तो आई थिंक मेरे 52 मैंने किए थे, 51 वाज करेक्ट, 50 करेक्ट थे या 51 करेक्ट थे, ऐसे कुछ था, आउट ऑफ 53 और 54। एक्यूरेसी में बहुत ध्यान रखता था, तो दैट वाज द पॉइंट। ओके, इसलिए मेरी फिजिक्स स्ट्रांग भी है, क्योंकि मैं उस समय फिजिक्स मेरा काफी पुराना हो रहा है, कई मैंने डाउट भी क्लियर किए अपने दोस्तों के, वहीं से मेरा फिजिक्स स्ट्रांग हुआ। तो आई होप कि आप लोगों का भी स्ट्रांग होगा, और इसलिए मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग गलती कहां पे करोगे, है ना, क्योंकि मैंने कईयों को पढ़ाया है, दोस्तों को, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को, इतने साल तक, 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उससे पता चल जाता है गलती कहां पे करोगे आप लोग। ठीक है, ज्यादा इस पे नहीं जाते, अब जाते हैं इस पे, क्लास स्टार्ट। सरवण भी लिखना है, क्लास स्टार्ट, यस। तो हॉरिजॉन्टल बार है, कैचिंग इट बाय 2 हैंड, हमने कल कर लिया था क्वेश्चन, और हमने कहा था कि किस पे आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या किया था, मैं फटाफट से एक बार बता देता हूं। फटाफट से हमने क्या किया था, 1 मिनट में बता रहा हूं फटाफट से। ऐसे वायर थी, 2 हैंड थे, और एक वेट हमने माना नीचे की तरफ, हैंड पे फोर्स माना टेंशन ऊपर की तरफ, एंगल माना था थीटा, थीटा को फिर आधे आधे हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था ऐसे, तो ये थीटा बाय 2 हो गया था एंगल, ये भी थीटा बाय 2 होगा, और ये भी थीटा बाय 2 हो जाएगा, यहां वाला एंगल भी। फिर हमने टी के कंपोनेंट ब्रेक किए थे, ऊपर को जो कंपोनेंट बनेगा वो टी कॉस थीटा बना था बाय 2, और दूसरे वाला टी का भी इतना कंपोनेंट बनेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये बराबर हो गए थे वेट के। यहां से हमने निकाला था कॉस थीटा बाय 2 जो आएगा आपका, ये ट्वाइस हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा ऐसे, राइट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फिर हमने निकाला था कि आपकी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू टेंशन इन द आर्म इज लार्जेस्ट। ओके, मैं टेंशन निकालना था, टेंशन लार्जेस्ट कब होगी, तो ऐसे अगर टी आप निकालोगे तो टी आपका आ रहा था mg बाय 2 cos थीटा बाय 2, और टी को लार्ज करना था, इस टी को हमें लार्ज करना था
तो टी को लार्ज करने के लिए हमें कॉस थीटा को स्मॉल करना था, तो हमने देख लिया कि कॉस थीटा स्मॉल कब होगा, तो वो आपका आंसर आई थिंक 120 डिग्री जब लेंगे तो 60 आ जाएगा। और कॉस जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है 0 से 90 की तरफ, कॉस की वैल्यू थीटा अगर 0 से 90 बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो आपका कॉस थीटा बाय 2 जो है यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा जब आप थीटा को लोगे 120, तो ये हो जाएगा 60, तो वैल्यू सबसे कम यहां पे आएगी, तो आंसर आपका आ गया था डी। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था, ये हमने पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला होमवर्क के लिए दिया था, तो ये सबने कर लिया है, आई थिंक होमवर्क के लिए दिया था, कर लिया है सबने। ये मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन द रोप, स्ट्रेट करने के लिए रोप को कितना टेंशन चाहिए, मास सब बच्चों ने कर लिया था, लिख दो अगर होमवर्क से कर लिया है तो। 1 kg जो है मिडल ऑफ द रोप पे है, ऐसे जब टांगोगे 1 kg, तो ये रोप जो है कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगी रोप, तो ये आपका एंगल फिर दोबारा थीटा बनेगा पिछले केस की तरह। 120 आया था, 120 तो नहीं आएगा। बाकी बच्चों ने किया था, ये सॉल्व नहीं किया था, एक बार लिख दो। इसको जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये थीटा बाय 2 आ जाएगा, और यहां पे टेंशन मान लो टी है, फिर दोबारा से कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो 2t cos थीटा बाय 2 इक्वल टू mg क्या आ जाएगा। ये भी t है, ये भी t है, दोनों के कंपोनेंट ऊपर को ब्रेक करेंगे तो थीटा बाय 2 cos में आएगा, आपने कल पढ़ा था। नीचे को mg काम कर रहा है यहां पे, तो 2t cos थीटा बाय 2 mg के बराबर आ जाएगा। सॉल्व नहीं हुआ, रहने देवी कह रही है 10 आया। बाकी लोग सॉल्व कर पाए, नहीं कर पाए, यस या नो लिख दो। जो कर पाया यस, नहीं कर पाया नो लिख दो एक बार। जल्दी फटाफट। डन, विधि ने डन कर दिया था, गुड गुड विधि। सरफराज ने यस कह रहे हैं, ओके गुड। श्लोक पांडे नो नो नो। गुंजन 5 नहीं आएगा बेटा, आई थिंक किया था। फरीन यस, सरवन नो। बाकी लोगों ने यस या नो, सब लोग इनर से आप उसमें चले गए। बी नहीं बेटा, बी भी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, आई थिंक डी आएगा, इनफाइनाइट आएगा आंसर इसका। हम्म 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 यस नो यस नो यस। ओके, तो देख लेते हैं, आगे देखो। अच्छा ठीक है, ओके ओके, इतना समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार। इतना समझ में आ गया तो यस लिख दो। हाँ, टी इनफिनिट, विधि इज करेक्ट, विधि इज करेक्ट, विधि इज करेक्ट। अगर इतना समझ में आ गया अभी तो यस लिख दो, फिर मैं फटाफट से इसका आंसर निकाल दूं। इतना अगर सबको समझ में आ गया तो करेक्ट यस। कनिका ओके, सब लोग यस लिख रहे हैं, समझ गए। इतना समझ गए सब लोग, है ना। हमने इसको बराबर किया, इक्वेट किया डायग्राम बना के, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। और फिर हम cos थीटा को हमने लिख दिया mg बाय 2t। तो इतना सबको समझ में आ गया है। मैंने बताया था 180 पर इनफाइनाइट होगी, बताया था क्या? डोंट रिमेंबर, मैंने ही बताया है, हो सकता है किसी क्लास में बता दिया हो तो। बताया था, अच्छा ओके ओके, मे बी। एक्चुअली बहुत सारी क्लास होती है ना, पता नहीं चलता कौन सी क्लास में क्या बताया था, कई बार याद नहीं रहता, तो माइट भी, है ना। तो मैं ट्राई करता हूं कि 2 बार बता दूं बच्चों को, ताकि कभी छूटे ना।
ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका कुल मिला के। अब क्या करना है आपको, रोप को करना है स्ट्रेट, रोप को स्ट्रेट करना है। जब रोप को हम स्ट्रेट करेंगे तो कोई मुझे बता सकता है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं रोप को स्ट्रेट कर दूं, ये मैंने थीटा जो माना था यहाँ पे रोप में, ये थीटा जो माना था, ये थीटा इन दोनों के बीच का थीटा जो माना था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रोप को स्ट्रेट करेंगे तो थीटा विल बी हाउ मच? करेक्ट, करेक्ट, थीटा विल बी 180 डिग्री, थीटा 180 हो जाएगा। सही बात, सही है। तो फिर थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर ये 180 है तो थीटा बाय 2 90 हो जाएगा। ठीक है, तो रोप को स्ट्रेट करने के लिए आपको ये 90 करना पड़ेगा, यानी ये एंगल आपका 90, और cos 90 अभी आपने पढ़ा कितना होता है? 0। cos 90 होता है 0। तो जब रोप आपकी स्ट्रेट होगी उस समय पे जो एंगल होगा उस टाइम पे cos की वैल्यू कितनी आएगी? 0। cos की वैल्यू 0 कब आ सकती है? आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो? mg तो चेंज होगा नहीं, उसने कहा टेंशन चेंज करनी है, तो टेंशन कितनी पुट करूं ताकि मेरा ये cos 0 आ जाए? तो टेंशन की वैल्यू कितनी पुट करूं ताकि मेरा cos 0 आ जाए? कितनी पुट करूं बताओ? कितनी पुट करूं टेंशन की वैल्यू? मैंने आपको बताया था, अगर हम टी को बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू घटती जाएगी। टी को अगर मैं 10, 100, 1000 करूंगा, जितना करता जाऊंगा उतनी वैल्यू घटती जाएगी। ये mg की वैल्यू जो भी आएगी, mg इज 1 इंटू 10 बाय 2 है, तो 5 आ जाएगा। मान लो ये सारा सॉल्व करके आपका 5 बाय टी। तो टी को अगर बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू घटती जाएगी, और टी को जब मैं कर दूंगा इनफाइनाइट तो मेरी वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी पूरी वैल्यू 0। तब मेरा ये 0 आएगा। तो मेरे को टी क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टी। और आपको पता है जब भी आप किसी रस्सी को मान लो ऐसे है, अगर आप उसे हल्का टेंशन कम लगाओ तो क्या होगा? ऐसे सिलेक्ट कर देगी नीचे को, है ना, और आप खींचोगे जितना जोर लगाओगे उतना आपका ये ऊपर आ जाएगा। और बिल्कुल आपको अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो हो सकती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली अगर कोई भी आपका मास टंगा हुआ है वहां पे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी रोप स्ट्रेट हो जाए। थोड़ा बहुत तो एंगल रहेगा, चाहे वो बहुत कम रहे, चाहे वो बहुत कम रहे, लेकिन थोड़ा बहुत एंगल जरूर आएगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल? आगे मूव करें, वेक्टर प्रोडक्ट की ओर मूव करें। डी आंसर आ रहा है इसका, मच लार्जर देन 20। एक्चुअली इनफाइनाइट भी है, अगर इनफाइनाइट ऑप्शन में होता तो वी विल राइट इनफाइनाइट, अदरवाइज मच लार्जर देन 20। क्लियर है सबको? आगे मूव करें। यस, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। अब जो है हमारा आ गया नया प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो हमने डिस्कस किया था हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं, तो हमने उसके लिए रूल पढ़ लिया, ट्राइंगल लॉ लगा लो या पैरेललोग्राम लॉ लगा लो। वेक्टर को माइनस कर सकते हैं, वो भी हम पैरेललोग्राम लॉ में लगाएंगे, a माइनस बी करके। हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, गुणा कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं उन्हें, ठीक है। तो एक तरीका हमारा है, डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो। एक हम कर सकते हैं एज अ डॉट प्रोडक्ट, और एक कर सकते हैं एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो ये वेक्टर है, किसी वेक्टर को आप ब्रेक करोगे मान लो, तो ये वेक्टर क्या बनेगा आपका? मान लो ऐसे बन गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर है आपका मान लो कोई और कि 4i प्लस 7j प्लस 8k। डॉट का मतलब क्या होता है बेटा? डॉट का मतलब ये होता है कि a डॉट b जब आप करोगे ये बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के, ए बी कॉस थीटा के, यानी कि a का मैग्नीट्यूड
मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट बी जो है ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, जो मैंने लिखा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, मैंने क्या लिखा है, मैंने कहीं वेक्टर नहीं लगाया, सारा स्केलर है, ये भी वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू आएगी। तो जो आंसर आपका आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो यानी कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वेक्टर नहीं आती, स्केलर आती है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम एक नाम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। उससे वेक्टर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये इसको करना है ना हमें, पहले ये देखते हैं, बताओ ये आई डॉट जे कितना होगा। ये मान लो आई डॉट आई लेते हैं पहले, ये कितना आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर दूसरे वाला आई का भी 1, फिर कॉस आई और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों सेम, एक ही वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, कॉस 0 1, तो ये सब मिला के हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, ऐसे ही आपका के डॉट के भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, यस करेक्ट, इतना क्लियर है सबको। आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, और जे डॉट सॉरी के डॉट के भी 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको। अगर क्लियर है तो ये बताओ आई डॉट जे कितना होगा, फिर ये सब किसके बराबर होगा, ये सब किसके बराबर होगा, ये सब जो है 0 होगा, करेक्ट। क्योंकि आई डॉट जे है, और आई और जे क्या होते हैं, आई आपके एक्स डायरेक्शन में है मान लो, जे आपका जो है वाई डायरेक्शन में है। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड यानी कि 1, जे का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 इंटू कॉस थीटा, और कॉस कितना है इन दोनों के बीच का, थीटा कितना है 90 है, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इज 0, कॉस 90 इज 0। तो इन सब केस में क्या होगा, आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, जे डॉट आई, जे डॉट के, इन सब के केस में क्या होगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो ये सब आपके हो जाएंगे 0, तो ये सब आपके 0 होंगे, ये सब आपके 1 होंगे। यानी जब सेम को मल्टीप्लाई करोगे आई से आई को या जे को जे से तो 1 होगा, और जब अदर से करोगे तो आई को जे से या के से या किसी को भी, तो आपका 0 आएगा उस केस में, ठीक है, 0 आएगा उस केस में, यस। तो देखो जब इन वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, जब आप 2i + 3j मान लो, जैसे इन्होंने किया मल्टीप्लाई, तो इन्होंने क्या किया, पहले आई वाले को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया तीनों से, तो जब आई वाले को आई वाले से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax इंटू बी एक्स आ जाएगा, है ना, ax इंटू बी एक्स आ जाएगा, और आई डॉट आई तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ax इंटू बी एक्स। अब जब इसको करोगे मान लो इससे, अब क्या हो जाएगा, आई डॉट जे, ये हो जाएगा 0। ऐसे जब इसको इससे करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा आई डॉट के, तो ये लिखा ही नहीं इन्होंने। फिर इन्होंने किया इसको तीनों से, इसको जब करोगे तो ये इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, इससे करोगे तो 1 हो जाएगा, जे डॉट जे जब आएगा, इससे करोगे तो 0। तो केवल इन्होंने ये वाला लिखा, जब जे डॉट जे हुआ तो आपका ये बना, है ना। जब आपने जे वाले को जे वाले से किया तो केवल वही बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसे के वाले को करोगे के वाले से तो के वाला बचेगा, बाकी सब हो जाएगा 0। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है बेटा। अगर क्लियर है तो यस लिख दो, और अब बताओ ये कितना होगा। यस लिख रहे हैं, वैल्यू बता दो कितनी होंगी। 61, देखते हैं।
32 और 21 और 8 66। सबको क्लियर अगर है? हाँ, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आई वाले को आई वाले से करना है, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, बाकी कुछ नहीं करना। तो आप आई वाले को आई वाले से करोगे तो 2 इंटू 4, प्लस में जे वाले को जे वाले से करोगे तो 3 इंटू 7, प्लस में के वाले को के वाले से करोगे तो 4 इंटू 8। तो ये आपका हो गया 8, ये हो गया 21 और ये हो गया 32। तो ये हो गया 32 और 8 40 और 50 60 और 1 61 61 यूनिट, जो भी यूनिट होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? सबने निकाल लिया 61? सबने निकाल लिया? यस बोलना बच्चे। तो ये क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट हमें ढंग से क्लियर है क्या होता है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, और अगर वो पैरेलल होते हैं तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहां पे देख लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आएगा जिसमें लिखा होगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और किसी की वैल्यू पूछ लेंगे आपसे। एक को मान लो यहाँ पे x मान लेंगे, इसको वैल्यू नहीं देंगे, इसको x मान लेंगे, बोलेंगे परपेंडिकुलर है और बताओ x कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो वहां पे क्या करेंगे, तो अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है बस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है बस। दूसरा इसका यूज एक और हो सकता है, दूसरा इसका यूज एक और हो सकता है कि हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी होती है कई बार, कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a डॉट बी लिखेंगे, वो आप निकाल सकते हो, अभी आपने निकाला जैसे यहां पे, इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा है। तो a का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, है ना, a का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, b का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करके एक आ जाएगा। ऐसे b का भी आ जाएगा, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है 2y प्लस 3j प्लस 4k का, तो क्या बनता मेरा, ये बनता। ऐसे इसका भी बन जाता 4 का स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर का। तो मेरे को ये पता है ना, ये मैं निकाल लेता दोनों। तो मेरे को ये दोनों पता, मैग्नीट्यूड पता है, डॉट प्रोडक्ट पता है, तो मेरा cos थीटा आ जाएगा। इसका जो यूज होगा, तो cos थीटा पूछेगा कि यार पूछेगा दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ कितना होगा, या फिर आपको एंगल दे देगा और वेक्टर में कोई एक्स वाई जेड डाल देगा, फिर बोलेगा उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं मूव कर रहा हूं दूसरे प्रोडक्ट की ओर, जो कि हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं इस बार वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इस बार क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो एक स्केलर वैल्यू नहीं आएगी, जो वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर वैल्यू आएगी, इसलिए जो इसका नाम पड़ा है वो पड़ा है वेक्टर प्रोडक्ट, वो पड़ा है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, इसमें बहुत सिंपल है। इसको हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी को, इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट को। ये हमारा होता है ए बी, पिछली बार क्या आया था कॉस, इस बार आ जाएगा साइन। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन आएगा, साइन थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आया था, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप। तो इतना तो किसी को डाउट नहीं होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इतना तो कोई डाउट नहीं है। अब ये एन कैप क्या आ गया, तो एन कैप क्या होता है, एन कैप इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर। एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसे मान लो कि जैसे मान लो ये ए वेक्टर है मान लो इधर को, और बी वेक्टर है इधर को, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अब दो हो सकते हैं, या तो ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है इन दोनों के, अपवर्ड, या हो सकता है डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ये प्लेन है ना पूरा, ए वेक्टर का और ये बी वेक्टर का एक प्लेन है। इस प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऊपर की तरफ करोगे या नीचे की तरफ करोगे। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कैसे बताते हैं कि ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, डायरेक्शन कैसे बताते हैं, बताओ कौन सा रूल यूज होता है, कौन सा रूल यूज करते हैं,
ऊपर होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या नीचे होगी, यानी एन कैप किधर को होगा, जिधर को एन कैप होगा उधर को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ जाएगी। तो कौन सा रूल यूज करते हैं इसके लिए, किसी को ध्यान? राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल यूज करते हैं बेटा, राइट हैंड रूल। देखो राइट हैंड रूल ये है, अब ये मैग्नेटिज्म में भी आएगा, ध्यान से देख लो क्या होता है। ये आपकी फिंगर है और ये थंब है, बाकी फिंगर ये हैं आपकी ये, और ये थंब है, ठीक है। जो बाकी फिंगर है इनकी डायरेक्शन जो है बाहर को मानते हैं, मान लो डायरेक्शन, ठीक है, इधर की डायरेक्शन है इनकी, और ये थंब की डायरेक्शन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो जब तो ए क्रॉस बी निकालना है तो इस हाथ को पहले ए की तरफ को रखो और फिर बी की तरफ को इन फिंगर को बेंड करो। मान लो बी इधर को है तो बी इधर को बेंड करना पड़ेगा आपको। अगर आपका मान लो बी इधर को होता है, ये ए है, तो आपने ए की तरफ को हाथ रखा और बी की तरफ को बेंड किया। थंब किधर को आ रहा है, ऊपर को। थंब किधर को आ रहा है, ऊपर को। तो डायरेक्शन क्या आ गई, ऊपर को। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आ गई, ऊपर को। लेकिन मान लो ए ये होता और बी इधर होता, सपोज उल्टा होता, बी इधर होता, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं पहले, फिर आता हूं मैं बी इधर को। मान लो बी इधर को ही था पहले, तो ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो कौन सा एंगल होगा, छोटा वाला एंगल। इन दोनों के बीच में छोटा वाला एंगल है, उधर को घुमाओगे आप, ठीक है। बड़े वाले एंगल की तरफ नहीं घुमाओगे, जिधर को छोटा एंगल होगा, ठीक है। अब मान लो बी इधर को आ गया, ऐसे हो गया बी, ठीक है। अब आपको हाथ घुमाना है, तो क्या करूंगा, इधर है रखूंगा हाथ। अब मान लो मैं ऐसे घुमाऊं तो ये तो बड़ा एंगल हो गया, मुझे इधर को घुमाना नहीं, मुझे इधर को घुमाना है छोटे वाले की तरफ। तो उंगलियां ऐसे तो घुमाऊंगा नहीं, है ना, ऐसे नहीं घुमा सकते ना उंगलियां। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा हाथ अपना, ऐसे करना पड़ेगा। अब मैं घुमा सकता हूं, मेरा हाथ एक ही तरफ है अभी भी, ऐसे भी एक ही तरफ था, अब भी एक ही तरफ है, अब भी एक ही तरफ। ये जो उंगलियां हैं एक ही तरफ को है सारी, जो एक ही डायरेक्शन है। और अब मुझे किधर को घुमाना है, बी की तरफ। तो बी की तरफ घुमाऊंगा तो अब मैं घुमा सकता हूं। लेकिन अब थंब किधर को चला गया, थंब चला गया नीचे को, तो अब डायरेक्शन क्या आ गई, डाउनवर्ड। इस केस में डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। ये सबको क्लियर है कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ये क्लियर है तो एक बार लिख दो, क्योंकि आपको आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। अभी जब आप टॉर्क निकालोगे, एंगुलर वेलोसिटीज वगैरह निकालोगे, है ना, और भी कई सारी चीजें निकालोगे, तो वहां पे आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस समथिंग समथिंग आते रहेंगे वहां पे। तो वहां पे सब जगह आपको लगाना पड़ेगा ये रूल, ठीक है। और आपके मैग्नेटिज्म में भी आ जाएगा वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी का फोर्स आ जाएगा वहां पे भी आपको लगाना पड़ेगा ये। तो सारे जो है आपके क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो एक बार यस लिख दो अगर क्लियर हो गया। एंगल वाला बेटा मैंने ये बोला था हर्षित की ए और बी के बीच का जो एंगल है, आप जो उंगलियां घुमा रहे हो, देखो एक एंगल तो ये बनता है, मैं इधर बना देता हूं, ये ए है, मान लो ये बी है। तो जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो इस वाले एंगल के अलोंग आपको उंगलियां घुमानी है। बड़ा एंगल नहीं देखना, ये वाला छोटा एंगल देखना है, ठीक है, छोटा वाला एंगल जो है। तो जब आप उंगलियां घुमाओगे तो आप इसके अकॉर्डिंग घुमाओगे। तो आपका जैसे ए और बी ये था, तो मैं ऐसे उंगलियां घुमाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसे भी घुमा सकता था इस वाले बड़े वाले एंगल के अकॉर्डिंग, ए से बी की तरफ को, लेकिन ऐसे नहीं, छोटा वाला एंगल जिधर को होगा। तो छोटा वाला एंगल मेरा इधर को है क्योंकि, तो मेरे को ऐसे घुमानी पड़ेंगी, तो मेरा थंब ऊपर आ रहा है। ऐसे जब इधर को ए बी हो जाएगा, अब मेरे को इधर को घुमानी पड़ेंगी, तो थंब नीचे आ रहा है। तो अगर ये सबको क्लियर है, अगर ये सबको क्लियर है तो एक बार लिख दे कि ये क्लियर है, या यस लिख दें। तो लगभग आधे बच्चे लिख चुके हैं, आधे बच्चे लिख भी चुके हैं यस। पहले से दूसरा यस, ए से बी, ए क्रॉस बी है ना, तो ए से स्टार्ट करके बी की तरफ को जाएंगे। यस बेटा, एग्जैक्टली ए से बी की तरफ। एक बार लिख दो, सब लोग क्लियर है, आगे बढ़े फिर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ए बी साइन थीटा एन वेक्टर। अच्छा मैं आपसे ये नहीं पूछा डॉट प्रोडक्ट का जो यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो वो आपको कहां पे यूज करना पड़ता है। जैसे वर्क में हम देखेंगे एफ डॉट डी एस आ जाएगा, है ना, और भी कई जगह पे आपका ई डॉट डी एल आ जाएगा, कहीं पे आपका डॉट प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है। वहां पे डॉट प्रोडक्ट आएगा, कई जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो आगे धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। आप लोग फाइटर के स्टूडेंट हो तो मैं बहुत
सब कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी आपको डिटेल में, वो आप धीरे धीरे कुछ चीजें जानते होंगे, कुछ चीजें अभी टेस्ट में आती जाएंगी या डीपीपी में आ जाएंगी, तो वहां पे भी देखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो फटाफट हमें आगे भी चलना है। ए क्रॉस बी जो है हमारा ए बी साइन थीटा होता है। अब देखो आपके आई जे के जो होते हैं वो भी परपेंडिकुलर होते हैं। आई मान लो एक्स डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में जे होता है, और ऊपर होता है के जेड डायरेक्शन में। तो जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे जब करोगे तो क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल और एन कैप। तो आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर है क्योंकि, जे का भी 1 होता है, एंगल दोनों के बीच का कितना है 90, तो साइन 90 भी 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल यहां पे 90 है। तो एन कैप कितना आएगा बेटा यहां पे, करेक्ट। आई क्रॉस जे जब करोगे, आई क्रॉस जे तो के की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एंगल आ जाएगा आपका ठीक है। तो ये हो जाएगा के कैप, यस करेक्ट करेक्ट। तो आई जे के, आई और जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं, आई क्रॉस जे, तो वो हो जाएगा मेरा के, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है। आई क्रॉस जे जो होगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आई क्रॉस जे जो है के हो जाएगा, ठीक है। अगर ये उल्टा होता, मान लो ये होता जे क्रॉस आई, तो क्या होता, अगर मैं जे क्रॉस आई कर लूं, अब क्या मेरे को पहले फिंगर जे की तरफ रखना पड़ेगा, फिर आई की तरफ घुमाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा ये, अगर मैं पहले फिंगर जे की तरफ को रखूं और आई की तरफ को घुमाऊं तो क्या आएगा, करेक्ट। करेक्ट, माइनस के कैप। तो आई क्रॉस जे जो है प्लस आएगा और जे क्रॉस आई जो है माइनस के कैप आएगा। ऐसी आपकी जब बाकी मल्टीप्लाई आप करोगे, जे क्रॉस के करोगे तो वो आई आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपके सारे आई क्रॉस जे आया, ठीक है। आप निकाल चुके थे जे क्रॉस के, कहां पे है इसमें, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई सॉरी ये है, माइनस के आ जाएगा, अभी आपने बताया मुझे, ठीक है। ऐसे जब आप जे क्रॉस के करोगे तो वो आई आएगा और ये माइनस आई आएगा और ये प्लस आई माइनस आई। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा। यहां पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, ऐसे बना, आपके टीचर ने बताया होगा। आपके टीचर ने बताया होगा कि आई जे और के को सर्कल में लिख दो, एरो बना लो, एरो बना लो, एरो बना लो। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एरो के अकॉर्डिंग तो आएगा प्लस, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एरो के अकॉर्डिंग तो आएगा प्लस। यानी अगर आप आई और जे की करोगे, आई क्रॉस जे, क्रॉस जे सॉरी क्रॉस है मल्टीप्लाई, तो आएगा प्लस के। आई क्रॉस जे में एरो की तरफ था, आई से जे की तरफ था, आई क्रॉस जे आएगा प्लस के। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे तो आ जाएगा माइनस जे क्रॉस आई, क्या आएगा, जे ये है और के ये है, एरो जे से के की तरफ था, सॉरी जे ये है आई ये है, एरो जो है इधर को था तो आपने उल्टा कर दिया तो जे क्रॉस ये जो है माइनस के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है सारे आपके हो जाएंगे। तो इतना क्लियर है सबको, इतना सबको क्लियर है। हाँ बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया पहले कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, फिर हमने ये समझा आई क्रॉस जे और ये सब निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई मतलब ए का मैग्नीट्यूड यानी 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0, साइन ऑफ 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 0 होगा, इंटू एन कैप। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये, हाँ 1 नहीं आएगा हिमांशु, 0 आएगा। ये डॉट नहीं है, अगर आई डॉट आई होता तो 1 आता, लेकिन आई क्रॉस आई है, यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना,
साइन थीटा आएगा, और थीटा कितना है यहाँ पे 0 है आई और आई के बीच का, तो ये भी आपका हो जाएगा 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर होगा एक्चुअली, ठीक है, 0 वेक्टर, ठीक है। तो आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के भी, यहां पे लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा सारा कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अब मान लो ऐसी, जैसे हमने क्वेश्चन अभी किया था ना, 3i + 4j + 7k मल्टीप्लाई बाय दिस i + दिस j + दिस k, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट आपने निकाल दिया, आई वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, जे वालों को, के वालों को। क्रॉस में क्या करेंगे, तो क्रॉस में करने के लिए तरीका होता है, आपको ऐसे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा एक, जैसे इन्होंने मैट्रिक्स बनाया देखो, ठीक है। इनके पास 2 वेक्टर थे, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर थे 2, इनको क्रॉस प्रोडक्ट जब लिया इन्होंने, तो जो सॉल्व होके आया उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल है, लिखना तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मैं यहां करके दिखाता हूं आपको एक, जैसे मान लो 2i + 3j + 4k होता, और क्रॉस प्रोडक्ट इसका होता मान लो 4i + 7j + 2k। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले तो लिख लो ऊपर i, फिर लिखो j, फिर लिखो k, फिर लिखो पहला वेक्टर 2 3 4, 2 3 4, फिर लिखो दूसरा वेक्टर 4 7 2, और फिर इसका लगा दो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लगा दो, ठीक है। आप सॉल्व कैसे करोगे इसे, देखो जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी उनको पता होगा कि हम एक रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कोई रो ले लो, मान लो हम ये वाली रो ले लेंगे, आई जी और के वाली रो ले लेते हैं। तो पहले आई को ले लो, तो लिखो यहां पे आई। जब आपने आई ले लिया, जब आपने आई ले लिया तो आई आपने यहां से लिया है, तो ये वाली रो छुपा दो और उसका कॉलम छुपा दो, तो क्या बचा, ये बचा 3 2 3 2 और 7 4, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 दूनी 6 और 7 चौके 28, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, पहले बीच में माइनस साइन आएगा, 7 × 4, ठीक है। तो आपने आई वाला कर लिया, अब ले लो जे वाला, तो जे वाला जब लोगे तो उसमें माइनस लेना पड़ता है, जे वाला जब लोगे तो ये वाली रो छुपानी, ये वाली कॉलम छुपानी पड़ेगी, और आपका फिर बचेगा 2 4 और 4 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 2 से करनी पड़ेगी, 4 की 4 से करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 2 × 2 - 4 × 4। फिर आएगा के में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के में ये वाला कॉलम छुप जाएगा, इस बार बचेगा यहां पे 2 × 7 - 4 × 3। इतना क्लियर है बेटा सबको, इतना सबको क्लियर है। जो आपको क्रॉस में वेक्टर दिए हुए हैं 2i + 3j + 4k और 4i + 7j + 2k, इन वेक्टर को हमने पहले एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, तो पहले i j k लिखा, वेक्टर के कोफिशिएंट 2 3 4, फिर 4 7 2 लिखे, इतना लिख के हमने एक डिटरमिनेंट बना लिया ये वाला। उसके बाद फिर हमने डिटरमिनेंट को खोला, पहले हमने आई लिया, आई वाले कॉलम आई वाले रो को छुपा दिया, बाकी को मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में माइनस साइन, फिर माइनस जे लिया और फिर उसको भी सॉल्व किया, फिर प्लस, एक बार प्लस आई - जे + के, और इनको सॉल्व कर लिया, वट एवर कम्स इज द आंसर। माइनस कैसे हुआ बेटा, इस पे हम नहीं जाएंगे कि माइनस कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, केवल ये ध्यान रखो आपकी यहां पे माइनस हमें लेना है, ठीक है। एक बार हमें प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस, तो आई के साथ प्लस आ जाएगा, जे के साथ माइनस आ जाएगा, के साथ फिर प्लस आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है हमें, ठीक। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा कि प्लस माइनस प्लस लेते हैं, चाहे कोई भी रो आप कोई भी कॉलम लोगे वैसे ही चलेगा उसमें, है ना। उसके एलिमेंट पे डिपेंड करता है, एलिमेंट की वैल्यू कितनी है मैट्रिक्स में, तो उस पर नहीं जा रहे हम लोग, आई और जे की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यहां पे कौन सी रो है कौन सा कॉलम है। हाँ यही होता है, तो याद रखो बेटा आप क्या करोगे उसमें, हाँ ये याद रखना बस कि प्लस माइनस प्लस, ठीक है। वो एक्चुअली वो कॉलम और रो पे डिपेंड करता है, उसकी पावर पे डिपेंड करता है, माइनस की पावर होती है कुछ, उस पर मैं नहीं जा रहा, अब मैथ्स के टीचर से पूछना, मैं आगे जा। ये क्लियर हो गया सबको,
तो फिर हम ये समझ गए कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो जब कभी भी आपसे पूछेगा कि बताओ एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल की वैल्यू थीटा निकालने के लिए आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट से, या यहाँ पे साइन थीटा भी निकाल सकते हो। लेकिन साइन वाला क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, इसलिए हम यूजुअली ये नहीं निकालते। हम लोग यूजुअली डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, इस प्रोडक्ट का यूज वहां पे नहीं करते। जब वो पूछेगा क्रॉस प्रोडक्ट तभी यूज करेंगे। अगर उसने केवल एंगल पूछा है तो वहां पे हम सिंपल से कॉस वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो वो लंबे वाला यूज नहीं करना, ये वाला ट्राई करना कि छोटे से काम चल जाए। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है इसमें, जैसे कि मान लो अगर आपका एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की दो साइड ए और बी हैं। मैं एक्चुअली पैरेललोग्राम से पहले बताता हूं। मान लो पैरेललोग्राम है और इसकी साइड ये ए है और ये बी है, तो इसका जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का, वो एरिया हो जाएगा ये एंगल थीटा है मान लो, तो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो जाएगा एरिया। इसका जो एरिया जो भी आएगा वो ए क्रॉस बी आएगा, उसकी डायरेक्शन इधर को आ जाएगी ऊपर को, ठीक है। वो क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा किधर को आप लेते हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका वो ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। ओके। और अगर मान लो ये ट्राइंगल होता, ट्राइंगल क्या होता है, इसका आधा होता है ट्राइंगल, तो आधा होता है, तो एरिया कितना होता है, आधा हो जाता है इसका, है ना। ट्राइंगल का एरिया जो है पैरेललोग्राम का आधा होगा इसका। तो अगर दो वेक्टर एक ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, मान लो एक ये ट्राइंगल है, इसकी साइड के दो वेक्टर पता है आपको, एक वेक्टर ये पता है और एक वेक्टर ये पता है मान लो, तो दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आधा कर लो तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे लिखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, और ये लिखा है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम साइड बाय गिवन बाय द स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ द, सॉरी वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको फाइनली। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का है, ये ट्राइंगल का है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्राइंगल की साइड आपको दे देगा इतने आई प्लस इतने जे प्लस इतने के, और दो साइड दे देगा आपको, फिर ऐसे करके सॉल्व करना है। सॉल्व ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसा ये बनाया ना यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाया है, ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई नई चीज नहीं करनी, यही करना है। बस उसको आधा हाफ जरूर कर लेना, है ना। अगर ट्राइंगल है तो हाफ जरूर कर लेना, पैरेललोग्राम में नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे देगा, वो एक में हाफ नहीं होगा एक में हाफ होगा, तो आपको हाफ करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। क्लियर है, ये क्लियर है बेटा, यस लिख दो एक बार, और जिसको क्लियर है वो यस लिख दो और ये क्वेश्चन करो एक बार। जिसको क्लियर है वो यस लिख दो और इस क्वेश्चन को देखो, यस यस, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं करना, मैं लिख रहा हूं बस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। P, अच्छा ग्रेटर देन 1 है, P and Q both are greater than 1, magnitude of P cross Q cannot be greater than 1 है, ओके। तो P क्रॉस Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू साइन थीटा एन कैप। इसका मैग्नीट्यूड पी का, ये हो जाएगा पी का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड तो पी, ये तो मैग्नीट्यूड है, खुद ही मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो चाहे पी लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड भी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर होता है, तो ये हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो ये आ गया, सॉरी इसको 1 लिख देता हूं मैं, तो ये आ गया पी क्यू साइन थीटा आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगर P ग्रेटर देन 1 है, Q भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू जो आपकी I है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये आया है, ये क्या नहीं हो सकता,
कह रहा है PQ नहीं हो सकता, या PQ से लेस नहीं हो सकता, या PQ से मोर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? डी तो मुझे लग नहीं रहा कुछ, डी से तो कोई रिलेशन नहीं है। ए, बी और सी में से चूज करना है हमें कि ये PQ के बराबर नहीं हो सकता, PQ से बड़ा नहीं हो सकता, PQ से छोटा नहीं हो सकता। कुछ लोग आंसर लिख रहे हैं, है ना। अब ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा साइन थीटा की वैल्यू पे। अगर साइन थीटा कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि साइन, ये जो वैल्यू आएगी पूरी वो PQ के बराबर आएगी या ज्यादा आएगी या कम। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है, वैल्यू तो -1 से +1 तक होती है, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप, मान लो यहां पे मैग्नीट्यूड है क्योंकि, तो वो 1 आएगा। तो वैल्यू आपकी 0 से 1 होगी। तो साइन थीटा जो है 0 से 1 होगा। तो अगर 1 होगा, मान लो अगर 1 होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? PQ के बराबर हो जाएगी। तो ये तो हो सकता है, सॉरी ये तो हो सकता है। अगर मान लो साइन थीटा जो है 0 से 1, मान लो 0.5 आ गया, हाफ आ गया, तो PQ से कम हो जाएगी। 0.7 आ गया तब भी कम होगी, 0.9 में भी कम होगी, है ना। तो कितनी भी वैल्यू आएगी इसकी, 1 से कम जब तक आती रहेगी, इसकी वैल्यू PQ के बराबर नहीं हो पाएगी। PQ के बराबर, सॉरी PQ से बड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, PQ के बराबर तो हो सकती है अगर 1 आ जाए तो PQ हो जाएगी, लेकिन 1 से ज्यादा आएगी तभी PQ से बड़ी होगी। तो ये कभी भी क्या होगा? PQ से हमेशा क्या होगा? छोटा रहेगा। तो कभी भी PQ से क्या नहीं हो सकता? मोर नहीं हो सकता। ये मोर, ये नहीं हो सकता। उसने बोला था कैन नॉट बी, यहां पे क्या बोला था? कैन नॉट बी। तो ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। इक्वल हो सकता है, लेस तो होगा, लेस भी हो सकता है जब यहां पे वैल्यू कम आती रहेंगी तो, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज, दिस इज द आंसर, सी। यस बेटा बिल्कुल आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, अभी तुमने स्टार्ट किया है, डरो मत। अभी तो स्टार्ट किया ना, जो आपने वो पढ़ा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सारे क्वेश्चन थोड़ी हो गए एकदम से, सारे क्वेश्चन एकदम से थोड़ी हो गए थे। अभी तो स्टार्ट किया है, धीरे धीरे समझोगे। अभी तुमने क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन किया है पहला, आते हैं, लेकिन डरो मत अभी। ओके, तो ये क्लियर है तो आगे बढ़े। नहीं है तो आप लिख दें एक बार, अगर क्लियर नहीं है तो। देखिए सी आंसर आ गया इसका। ये वाला क्वेश्चन देखिए अब। बेटा पूजा पूछ रही है ऑप्शन डी बता दीजिए। ऑप्शन डी तो मेरा कुछ बन ही नहीं रहा था, ऑप्शन डी तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। P/Q तो बता ही नहीं सकता क्या होगा, है ना, ये तो मैं बता ही नहीं सकता क्या होगा। लेकिन जैसे मुझे ये पता चल गया कि मोर देन नहीं हो सकता, मेरा आंसर आ गया, बस फिर मैंने ज्यादा चेक नहीं किया इसको। मैं कर भी नहीं सकता चेक। P/Q का मुझे नहीं पता, इक्वल होगा, बराबर होगा, छोटा होगा, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो ये पता है PQ क्या होगा, है ना। तो मैं डी पे गया ही नहीं। जैसे मेरे को पता चला कि भाई ये मोर देन 1 नहीं होगा साइन थीटा, तो मेरा ये मोर देन PQ नहीं हो सकता। पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है, ये मेरे को पता चल गया कि मेरी मोर देन 1, ये साइन थीटा मोर देन 1 नहीं होगा, तो ये वैल्यू मेरी कभी PQ से ज्यादा नहीं हो सकती। ये PQ से हमेशा कम ही रहेगी वैल्यू, है ना। तो बस मेरा जैसे पता चला मुझे आंसर सी है, फिर मैंने डी को दिखा ही नहीं, और मैं देख नहीं सकता डी को, कुछ मैं कर भी नहीं सकता। ठीक है, आंसर सी आएगा। ये क्वेश्चन देखिए सर। ओके, तो कई बार ऐसा ऑप्शन आया था, रैंडम ऑप्शन है, कई बार उठा के रख देंगे आपके पेपर में, तो उनको हम सोच नहीं सकते। अगर रैंडम क्वेश्चन ऐसा कोई ऑप्शन आ गया तो उसको छोड़ दो। बाकी ऑप्शन देखो क्या है। P/Q जो है R है, तो क्या नहीं हो सकता? कौन सा करेक्ट? नहीं है, नॉट करेक्ट। शिवानी कह रही है कि Q मोर देन 1 क्यों बोला है? उसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे तो। P and Q आर ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ P/Q, उसकी कोई जरूरत थी नहीं,
उसकी जरूरत एक्चुअली इसलिए पड़ी, थोड़ा मैथ्स है ना ये। आपको पता है कि जब लेस देन वन क्वांटिटी होती है ना, लेस देन वन जब क्वांटिटी होती है तो उनका प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। देखना पड़ता है कि आपका क्योंकि जब लेस देन वन का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना या स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू कम होती आती है वो, तो वहां पे थोड़ा सा है वो कॉन्सेप्ट, मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो उस पर खैर इतनी जाने की जरूरत आपको थी नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। तो लेस देन वन में हो सकता है वो फर्क पड़ रहा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं, तो खैर मैं उस पर जा नहीं रहा। तो इट्स वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है शिवानी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आप समझ रहे होंगे कि वो लेस देन वन में जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन वन होता जाएगा, मल्टीप्लाई करके घटती जाएगी वैल्यू। शायद वहां पे कुछ सोचा है इन्होंने। इस क्वेश्चन को देखते हैं। P क्रॉस Q जो है वो R के बराबर है। ज्यादातर बच्चे D लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे D लिख रहे हैं। P क्रॉस Q, मान लो ये P है और इसी प्लेन पे एक और वेक्टर आपका Q है। इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो फिर इसके परपेंडिकुलर निकलेगा। ये P क्रॉस Q है, ठीक है। P क्रॉस Q इधर को आएगा। अभी पूछ रहा है R परपेंडिकुलर टू P, ये R वेक्टर लिखा था ना। R वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द P है। ऑब्वियसली R जो है P से भी परपेंडिकुलर है और R जो है Q से भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक प्लेन पे है, ठीक है। दोनों P और Q एक प्लेन पे है और R वेक्टर ऊपर है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर से भी और दूसरे वेक्टर से भी। तो ये तो सही है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा बोल रहा है R जो है परपेंडिकुलर होगा P प्लस Q से। तो देखो P प्लस Q जो आएगा उसका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट कहां आएगा? यहां बीच में कहीं आएगा, है ना, कहीं बीच में आएगा। इतना बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे कुछ आएगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। मैं बाहर दिखाने के लिए मैंने बना दिया। अरे देखो ये R एक्चुअली यहां भी दिया हुआ था, तो इसको मैं रिजल्टेंट लिख देता हूं पूरा ना, रिजल्टेंट है ये। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका जो आएगा वो यहां कहीं आएगा। ये भी सेम प्लेन पे आएगा। अगर A इधर है और B इधर है तो रिजल्टेंट इसी प्लेन पे आएगा। तो जो R वेक्टर है तो परपेंडिकुलर है, तो A से परपेंडिकुलर है, सॉरी P से परपेंडिकुलर है, Q से भी परपेंडिकुलर है, तो P प्लस Q से भी परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि P प्लस Q भी इसी प्लेन में आया है। तो ये भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि R वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा P क्रॉस Q के। तो R परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, क्योंकि R तो एक खुद ही है और ये P क्रॉस Q है, तो ये दोनों तो आपस में सेम वेक्टर है बिल्कुल। तो ये तो पैरेलल है, आपस में पैरेलल बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। रिमेनिंग ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो यस लिख दो। अभिषेक सी लिख रहे हो, समझ में आया? डी होगा। दिशांत खोकर ने भी सी लिखा था, क्लियर हो गया। डी कैसे होगा? बाकी लोगों ने डी लिखा था, संध्या, तान्या, ऋतु, वंशिका सबने डी लिखा था। तो क्लियर है सबको? क्लियर है? एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा देखो, P क्रॉस Q जो है, अभी आपने पढ़ा P क्रॉस Q तो समझ में आ गया था हमें, ऐसे होता है परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर आपका बनेगा वो क्या होगा? P से भी परपेंडिकुलर है और Q से भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पहली दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब बची तीसरी स्टेटमेंट। तीसरी कह रहा है कि P प्लस Q के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। P प्लस Q क्या है? P प्लस Q मतलब P और Q वेक्टर का सम, दोनों का सम मतलब उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहां बनता है? अभी आपने देखा था पैरेललोग्राम लॉ में, रिजल्टेंट के बीच में बनता है डायगोनल में, तो उसी प्लेन में बनेगा रिजल्टेंट। तो मान लो P वेक्टर इधर को है, Q वेक्टर इधर को है, तो P Q आपका जो है इसका रिजल्टेंट इसी प्लेन में बनेगा। और इस प्लेन में जब बनेगा, R वेक्टर आपका परपेंडिकुलर था इस प्लेन से, R वेक्टर परपेंडिकुलर था, तो जो भी वेक्टर इस प्लेन में होगा उन सबके परपेंडिकुलर होगा R वेक्टर उन सबके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो आपका वेक्टर इस P प्लस Q से भी परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। तो केवल ये गलत है, क्योंकि R वेक्टर जो है पैरेलल है P क्रॉस Q के, सेम है, बल्कि इनफैक्ट पैरेलल भी क्या है, सेम वेक्टर है। तो ये तो गलत ही है कि परपेंडिकुलर है। दिस इज नॉट करेक्ट, कैन नॉट बी करेक्ट, ठीक है। आगे मूव कर रहे हैं। पैरेलल का ध्यान नहीं दिया। हाँ बेटा, वही ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा कि P प्लस Q जो है सेम प्लेन में आ रहे हैं, तो R उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
ध्यान रखना, यही थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, उसको सही करते जाना है। ये क्वेश्चन आ गया आपका, आई प्लस जे प्लस के और आई के बीच का एंगल क्या होगा। पिछली बार का आंसर डी दिखा रहा, डी आया था ना हमारा, हाँ डी आया था। ठीक है, इसका आंसर देखो, आई प्लस जे और प्लस के और आई के बीच का एंगल कितना होगा। नन, ओके। एंगल निकालने के दो तरीके थे, एक साइन वाला एक कॉस वाला, तो मैं कॉस वाला यूज कर लेता हूं क्योंकि कॉस वाला इजी होता है। ये तरीका है मेरे पास। ए डॉट बी निकालना है पहले, ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल क्वेश्चन था ना ये तो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड केवल 1 का स्क्वायर है इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको मुझे अब सॉल्व करना है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आई डॉट आई करूंगा तो 1 आ जाएगा, आई डॉट ये 0 हो जाएगा जिसकी मल्टीप्लाई करूंगा, और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √1 का 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 इक्वल टू √3 कॉस थीटा, और कॉस थीटा आ गया 1/√3, कॉस थीटा 1/√3 आ गया। ठीक है, तो 1/√3 जो आएगा, तो आपको पता है कि कॉस की वैल्यू कैसे कितनी कितनी होती है, π/6 पे आपको पता है 30 डिग्री पे जो कॉस की वैल्यू होती है √3/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, और इस पे होती है कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी 60 डिग्री पे, साइन 30 के बराबर। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आपका, क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी आ रही है। तो यानी थीटा जो है ना तो 30 है, ना 45 है, ना 60 है। तो आंसर आपका आ जाएगा नन ऑफ दीज, डी। ओके, ओके है बेटा, आगे बढ़े, ये क्लियर है। एंगल क्या है, मेरे ख्याल से एंगल की जो वैल्यू इससे अगर आप निकालोगे तो शायद, देखो ये तो टेबल से निकालनी पड़ेगी, टेबल से निकालनी पड़ेगी क्योंकि 1/√3 है ना, मेरे ख्याल 54 डिग्री कुछ ऐसे कुछ आता है, 54 या 57 डिग्री कुछ एंगल बनता है इसका, है ना। तो देखना पड़ेगा कितनी वैल्यू आ रही है, वो आपको टेबल से पता चलेगा, आप निकाल नहीं सकते वैल्यू, इसलिए उसने पूछी नहीं वैल्यू कितनी होगी, है ना। चौवन या 57 कुछ आता है, ऐसे कुछ आती है वैल्यू, देखनी पड़ेगी कितनी है। तो अगर ये क्लियर है तो यस, सबने यस लिख दिया है, सबने यस लिख दिया है, तो मैं मूव कर रहा हूं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ को, वेक्टर का, जो कि है आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, इस पर मैं मूव कर रहा हूं। मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको क्या होता है, ये यहीं पे समझा रहा हूं क्या होता है। ये आपने कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी कर चुके हो, केवल इसे वेक्टर फॉर्म में समझना है। स्केलर फॉर्म में आप ऑलरेडी समझ चुके हो। मान लो ये ए वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो हमें क्या निकालना है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना। मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है,
ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ को कितना होगा, प्रोजेक्शन मतलब इसका रिजल्टेंट इधर को मैग्नीट्यूड या कंपोनेंट कितना होगा ये, तो आप ये निकाल चुके ऑलरेडी। कितनी वैल्यू आती है, ये वैल्यू कितनी आती है बेटा, कितनी आती है, ये जो कंपोनेंट आता है ए का, ये अगर ए है यहां पे, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। करेक्ट। ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है, करेक्ट, हाँ कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन ये क्या आया, अभी उसका मैग्नीट्यूड आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये वेक्टर चाहिए जो इसका प्रोजेक्शन बना है, ए का जो प्रोजेक्शन बना है बी पर, वो वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर का, यानी इसकी लेंथ आ गई। अब इसकी डायरेक्शन किधर को है, इसकी डायरेक्शन बी की साइड को है, तो मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन किधर को रखनी है, मेरे को डायरेक्शन रखनी है बी की साइड को, ठीक है, बी की साइड को रखनी है डायरेक्शन मुझे। तो लेकिन बी की साइड डायरेक्शन तो रखनी है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रखना है, ए कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, इसको कर लेता हूं बी कैप, है ना। जैसे मान लो भाई मेरा कोई वेक्टर होता है ऐसे, ये आई एक्स डायरेक्शन है, मान लो इधर को आई होता है, वाई डायरेक्शन को जे होता है। तो मुझे कोई वेक्टर मान लो इधर को बनाना होता जिसका मैग्नीट्यूड 5 होता, तो उसे क्या लिखता मैं, 5i 5i लिखता उसको मैं, आई वुड राइट इट 5i, ठीक है, आई लिखता 5i। तो 5i लिखने का मतलब कि डायरेक्शन मुझे आई की तरफ को चाहिए और मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो जब मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, केवल डायरेक्शन आ जाएगी, तो इट विल बिकम 5i। तो ऐसे मैंने यहां पे क्या किया, ये मैग्नीट्यूड था और ये डायरेक्शन थी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, इतना सबको समझ में आ गया। एक बार लिख दो अगर समझ में आ गया तो जल्दी, यस, गुड 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 गुड, ठीक है, ठीक है। अब इसको आगे अगर फॉर्मूले को आप और बढ़ाना चाहो तो जो बी कैप होता है वो क्या होता है, बी कैप माने यूनिट वेक्टर, वो होता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी का मैग्नीट्यूड। अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट बन जाएगा। अगर आप किसी वेक्टर को उसके लेंथ से, मैंने बताया था ना, 9 लेंथ का कोई वेक्टर है, 9 से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा, 1। तो ये बन जाएगा बी कैप। तो बी कैप की जगह हम ये पुट कर सकते हैं पूरा, ठीक है। ऐसे ही अभी आपने पढ़ा है ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। यहां ध्यान रखना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहां पे डॉट प्रोडक्ट है। तो ऐसे नहीं कि आपने किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड को वेक्टर लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ऐसे यहां पे ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ऐसे केवल बी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ओके। तो मैंने बी कैप को, इतना क्लियर है, तो मैंने बी कैप को क्या कर दिया, ये लिख सकता हूं मैं, ऐसे मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं, ये, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा को। तो इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं कॉस थीटा की यहां पे, तो ये आ जाएगी, ए तो पहले था यहां पे ऑलरेडी, कॉस थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाल ली, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ऐसी बी कैप की वैल्यू निकाल ली आपने, इसको बी भी लिख सकता हूं मैं, है ना, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप काटना चाहो तो ये काट सकते हो आप, इसे कट जाएगा, ऐसे कुछ कर सकते हो, तो ऐसे कुछ लिख सकते हो इसे, है ना। तो ऐसा कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हो, मान लो बी को बी से डिवाइड कर लो फिर, तो ये बी कैप बन जाएगा, इसको डिवाइड कर लो तो ये भी बी कैप बन सकता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो फॉर्मूला केवल एक है, फॉर्मूला केवल एक है, वो क्या है, ये फॉर्मूला केवल ये है। अब इसको किताबों ने अलग अलग फॉर्मूले बना लिए और बच्चों ने भी 3-4 फॉर्मूले याद कर लिए,
और टीचर ने ही बोला कि ये याद कर लो, तो याद नहीं करना, बेसिक कंसेप्ट समझो क्या है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि प्रोजेक्शन आपका जो होता है वो cos थीटा के टर्म में आता है, a cos थीटा, और डायरेक्शन आपकी b कैप से आ जाएगी। बस उतना आपको करना है, बाकी तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। बाकी तो बहुत इजी है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बन रहा है इसका। देखिए इन्होंने वही किया है, इन्होंने a का कंपोनेंट ले लिया है, a cos थीटा ले लिया है, और b का कंपोनेंट लोगे तो b cos थीटा आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, कंपोनेंट आ जाएगा। तो फिर उन्होंने फॉर्मूला बना लिया b cos थीटा a कैप एंड दिस दिस दिस। तो ये सारे आप निकाल सकते हो फॉर्मूले, ठीक है, निकालने, ये आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। तो कई सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। तो क्लियर है आपको, फॉर्मूले आपने निकाला है, ये कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, क्लियर है। ये स्टेप रिपीट कर रहा हूं फटाफट से, सरफराज कह रहे हैं देखो मैंने क्या किया, ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए था मुझे, यानी ए का प्रोजेक्शन यानी परछाई मान लो एक तरह से बी पे, तो ए पे, ए की परछाई जो बी पे पड़ी उसकी लेंथ कितनी होगी, आपने मुझे बताया वो होगी a cos थीटा, ये लेंथ होगी a cos थीटा, यहां से यहां तक की लेंथ। तो ये मेरा आ गया लेंथ। अब मुझे लेकिन वेक्टर चाहिए था, वो वेक्टर कितना होगा, तो मैंने उसको b कैप से कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे मैंने यहां पे 5i कैप लिखा था, ऐसे मैंने यहां पे a cos थीटा b कैप लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, मुझे पता है b कैप की वैल्यू क्या होती है, b कैप होता क्या है एक्चुअली, तो मैं वो सब यहां पुट कर सकता हूं और पुट करके कुछ भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं। दिस इज द स्टेप। तो सबको क्लियर है, तो लोग यस लिख चुके हैं ज्यादातर बच्चे। तो एक क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लो बेटा, फिर हम यहां पे वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप घर के लिए स्नैप ले लो, यहीं पे हम क्लास को स्टॉप करेंगे क्योंकि आपकी अगली क्लास भी शुरू होने वाली है। तो आज काफी लंबा आपसे डिस्कशन हुआ, मजा आया मुझे भी, होप आप लोगों को भी एंजॉय किया होगा आपने, है ना। और जो लोग चाहें वो क्विज में भी आ सकते हैं। 5:30 बजे हमारी 9th क्लास में मोशन, जो आना चाहे टाइम जिस पे हो, और 9:15 बजे 12th क्लास में टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस पर भी आ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय योर रिमेनिंग क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय टू ऑल, बाय।